Hello everyone, I am Vikas Jaiswal. Once again, welcome to Learn Up Classes. कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग करेंगे केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस। इसके पहले हम लोगों ने असर्शन बेस्ड क्वेश्चन किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया, न्यूमेरिकल्स किए और उसकी थ्योरी को हमने रिवाइज किया है। अगर ये सब वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है, प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं, तो सिंपली स्क्रीन पे टैप करिए, ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको एग्जाम मास्टर सीरीज का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग देखते हैं केस बेस्ड स्टडी। देखो, केस बेस्ड स्टडी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं, बट बच्चे अक्सर करके उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो केस बेस्ड स्टडी में सिंपली हमको क्या करना है, एक बार अगर ज्यादा लेंथी केस बेस्ड स्टडी है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बिना केस को पढ़े हुए ही भी क्या किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम एनालाइज करेंगे सर्किट वगैरह को और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज वही हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग को केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे क्या अप्रोच रहेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पहला केस स्टडी ये है, तो यहां पर दिया गया है। तो ये हमारे पास जो केस दिया गया है वो काफी छोटा है। कभी कभी जो एग्जाम का केस होता है वो थोड़ा सा लेंदी भी होता है, तो आप यहाँ पर बेसिकली थोड़ा हमने शॉर्ट केस लिया हुआ है, बट अगर वो एक्सपैंड करके भी कुछ ज्यादा चीजें लिख देते हैं तब पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो वैल्यूज है उसको देख लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन के थ्रू आप जा सकते हैं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा केस को आप पढ़ें ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि 3 रजिस्टर हैं, 5 ओम, 10 ohm, 15 ohm are connected in series. Combination is connected by battery 30 volt. Ammeter and voltmeter are connected in the circuit. ठीक है, अब पहला हमारे पास दिया गया है which of the following is correct circuit diagram to connect the all devices in proper करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में हमारे पास कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी में कि जो हमारे पास एमीटर होता है, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, और करंट मेजर करने के लिए हम लोग उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और वोल्ट मीटर हमारे पास क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। इसीलिए हमेशा जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर एमीटर है ही नहीं पहले ऑप्शन में, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में एमीटर और वोल्टमीटर दोनों सीरीज में, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर हमारे पास क्या है, सीरीज में ही है, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो हमारे पास पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सबसे सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक हमें लग रहा है कि उन्होंने मिस कर दिया है एमीटर बनाना, तो हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो, अदरवाइज यहाँ पर एक एमीटर भी लगना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, करंट को मेजर कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ मच इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो कितना टोटल होगा भाई, टोटल अगर हम लोग देखें सर्किट डायग्राम को, तो ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड हैं, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर सीरीज में कोई चीज कनेक्टेड होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपली सारे को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लें, तो 5 + 15 20 और +10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी नहीं, ए हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 ओम करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, 2 स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट on 2 given resistor R1 and R2 and plot the following VI graph if R1 is greater। इसमें पहले दे दिया गया if R1 क्या है, R2 से ज्यादा है, which of the following is correct representation of situation of plotted curve। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ग्राफ होगा। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि कौन सा ग्राफ दिया गया है, वी आई ग्राफ दिया गया, आई वी, क्योंकि दोनों ग्राफ का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वी आई ग्राफ दिया गया, कॉमनली ज्यादातर हमारे पास वी आई ग्राफ भी दिया जाता है, बट कोई जरूरी नहीं है, आई वी भी दे सकते हैं। तो वी आई ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप होता है,
वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो क्या बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दिया R1 ज्यादा है R2 से, तो जिस भी ग्राफ में R1 क्या होगा, ज्यादा होगा R2 से, वो ग्राफ हमारे पास सही होगा। ये दोनों ग्राफ हमारे पास सही नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर का ग्राफ हमारे पास कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो यानी ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से हमें चेक करना है, तो हमारे पास यहाँ पर R2 ज्यादा है, R1 हमारे पास कम है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास R1 ज्यादा है R2 से। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। तो सीरीज में हम किस डिवाइस को ऐड करते हैं, एमीटर को, वोल्ट मीटर को, बोथ को, या किसी को भी नहीं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है तुरंत। एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला केस बेस्ड स्टडी है, 4 नंबर का क्वेश्चन एट 4 मिनट से भी कम टाइम में हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले क्या किया करो, क्वेश्चंस को पढ़ लिया करो। अगर क्वेश्चन को पढ़ के ही हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर केस बेस्ड स्टडी, मतलब जो केस दिया जाता है उसको आप रीड करें। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास रजिस्टिविटी मेंशन है। ठीक है, सिल्वर का, कॉपर का, टंगस्टन का। तो एक बार एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही है। तो सिल्वर का हमारे पास जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, सबसे कम है, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एज वी मूव डाउन रजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बेटर कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा था, सिल्वर था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विच एलिमेंट विल बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन होती है वो किससे बनी होती है, आयरन, टंगस्टन, मरकरी और कॉपर। तो टंगस्टन नहीं होगा, मरकरी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इससे तो बना नहीं सकते हैं। आयरन और कॉपर में अगर हम लोग चूज करें तो जो आयरन होता है, आयरन भी हमारे पास गुड कंडक्टर है और वो भी हमारे पास इकोनॉमिकल मटेरियल है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आयरन बहुत जल्दी ऑक्साइड्स बनाता है। जब भी वाटर वेपर और क्या कहना चाहिए जो वाटर वेपर से वो इंटरैक्ट करता है तो वो ऑक्साइड्स बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, जो जिससे फिर क्या होने लगता है, कोरोजन होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग आयरन का यूज नहीं करते हैं, हम कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कम ऑक्साइड बनाता है एज कंपेरिजन टू आयरन। तो सबसे बेस्ट मटेरियल क्या होगा, कॉपर होगा ट्रांसमिशन लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइक्रोम इज यूज्ड इन ए हीटिंग एलिमेंट of electrical heating devices because it have high resistivity, it does not oxide really high temperature, both of the above, none of the above। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट होगा वो क्या होगा, इट हैज ए हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो हमारे पास नाइक्रोम होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, जिससे वो क्या होता है, जिससे वो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट बिकॉज। ठीक है, जो हमारे पास घरों का कनेक्शन होता है वो सीरीज में नहीं होता है। ठीक है, वो किस में नहीं होता है, सीरीज में नहीं होता है। वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। तो ये ध्यान में रखना कि जो डोमेस्टिक सर्किट का जो हमारे पास कनेक्शन होता है वो पैरेलल। इसके पीछे 2 एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। दैट्स वाई हर एक अप्लायंसेस को क्या मिलेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और कंपनियों को भी क्या होगा, आसान रहेगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंट वोल्टेज पर अगर अलग अलग अप्लायंसेस बनाएंगे और उनका वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, तो फिर ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना हर एक अलग अलग अप्लायंसेस के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये इजी भी रहता है कि सारे के सारे क्या हो, एक ही वोल्टेज पे रन करें। तो पहला तो ये रीजन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरीज में अगर हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो अगर एक डिवाइस हमारे पास कहीं से भी क्या हुआ, खराब हुआ, एक डिवाइस में कोई फॉल्ट आता है तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और बाकी अप्लायंसेस भी क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमेशा डोमेस्टिक सर्किट को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और करंट ड्रॉन इज लेस, करंट ड्रॉन इज मोर, नाइदर ऑफ द अबव बोथ। तो करंट हमारे पास क्या होगा, जो क्या कहना चाहिए, मोर होगा। ठीक है, करंट ड्रॉन इज द मोर। देखो
क्या कहना चाहिए, अगर हमारे पास सीरीज में अगर हम क्या करते हैं सारी अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर सर्किट में बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें अरेंजमेंट इज यूज फॉर डोमेस्टिक बिकॉज करंट ड्रॉन इज लेस, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, करंट ड्रॉन हमेशा क्या हो जाता है, लेस हो जाएगा, मोर नहीं होगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी, ये हमारे पास क्या है, थर्ड केस स्टडी है। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। इन द गिवन सर्किट कनेक्टेड ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल बिटवीन एक्स एंड वाई एंड नोट द एमीटर रीडिंग, ठीक है, हमें क्या करना है, एमीटर की रीडिंग नोट करनी है। और ये हमारे पास जो एक्स वाई के बीच में जो एल लेंथ का क्या लगा हुआ है, एक नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक नाइक्रोम वायर लगा हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंसर्टिंग अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस, थिकनेस क्या है, सेम है, ए यानी सेम है, बट ट्वाइस द लेंथ व्हाट चेंजेस। तो देखो याद करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम थिकनेस को सेम रखते हैं, यानी ए हमारे पास क्या है, सेम है, बट लेंथ को हम डबल कर रहे हैं, तो लेंथ को डबल करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और हमारे पास ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस जब हमारे पास 2R होगा, रेजिस्टेंस यानी डबल होगा, तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एमीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि करंट हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया है, जैसे हमने लेंथ 12 कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, स्टेट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व इन द एमीटर रीडिंग इफ वी डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट। यानी यहाँ पर अब हमने क्या किया है, नीचे वाला फैक्टर जो हमारे पास ए था उसको हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, डबल कर दिया। तो याद करो फिर से, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर इसको रिकॉल करते हैं, अगर एरिया हमारे पास क्या होगा, डबल होगा, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी एमीटर की रीडिंग क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी इस सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर इन ए सर्किट डायग्राम 2 रजिस्टर ऑफ 5 ohm and 10 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, कंपेयर द करंट पासिंग थ्रू द 2 वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास दिया गया है कि 2 रेजिस्टेंस है 5 और 10 ओम, दो के दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसमें हम बताना है कि हमारे पास जो करंट का रेशियो होगा वो कैसा होगा, ठीक है, करंट पासिंग थ्रू 2 रेजिस्टर का रेशियो क्या होगा। तो अगर याद करते हैं पीछे थ्योरी को, अगर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है किस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या सेम होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास करंट क्या होता था, सेम होता था। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:1, क्योंकि सीरीज में दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। When nichrome and copper wire of same length and same radius are connected in series, current I pass through them, which wire gets heated up more? ठीक है, कौन सा वायर ज्यादा गर्म होगा। तो याद करते हैं फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो भाई, हम हर बार क्या कर रहे हैं, बार बार फॉर्मूले को रिकॉल करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। ऐसा हमेशा करना चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन करो तो बार बार फॉर्मूले को हमको लिखना चाहिए। जब भी अप्रोच करना, अगर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा तो भी ये नहीं कि डायरेक्ट तुम्हें आता है तो तुम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में। कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि फॉर्मूला ये होता है और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले गिवन लिखो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, देन अप्लाई करो और आगे प्रोसीड करो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर भी हम बार बार क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लिख के आप लोगों को बाकी फैक्टर्स को भी दिखा रहे हैं कि क्या और चीजें किस, और जो चीजें हैं फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती हैं। तो यहां पर हमारे पास दिया गया है, तो कॉपर और नाइक्रोम में क्या डिफरेंस होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, आयरन नाइक्रोम का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दिस मीन्स दैट आई इज सेम फॉर बोथ, बट रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। सो आर अगर ज्यादा है जिसका, उसका हीट भी क्या होगा, हीट एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। दैट्स वाई नाइक्रोम वायर गेट हीटेड मोर एज कंपेरिजन टू
कॉपर वायर, तो यहाँ पर बोल जाए कौन सा ज्यादा हीट अप होगा, तो नाइक्रोम वायर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा हीट अप होगा एज कंपेरिजन टू कॉपर वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग केस स्टडी पे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर होगा तो अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। अगर जो हम जितना भी हमने करवाया है, ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको चैनल में मिल जाएगा और वहाँ से आप हमको क्या कर सकते हैं, वहां से आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मूव करते हैं फोर्थ केस बेस्ड स्टडी पे। इन द सर्किट 3 आइडेंटिकल बल्ब B1 B2, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है भाई, आइडेंटिकल मतलब उनका पावर सेम होगा, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी B1 B2 B3 हमारे पास क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, विद अ बैटरी 4.5 वोल्ट, बैटरी हमारे पास कितना है 4.5 वोल्ट। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, What will happen to the other 2 bulb if bulb B3 get fused, अगर B3 हमारे पास फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, They will stop glowing, ऐसा बिल्कुल नहीं होगी, पैरेलल में हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेटिव पाथ मिल जाता है, तो बाकी बल्ब में तो करंट जाएगा। Other bulb will glow with the same brightness, they will glow low brightness, they will glow more brightness। तो जब भी हमारे पास अगर बल्ब आइडेंटिकल है तो ब्राइटनेस जो होता है वो पावर पे डिपेंड करता है। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, पावर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज और पावर पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज तो सेम ही है और पावर हमारे पास दोनों का सेम है, तो इसीलिए जो ब्राइटनेस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो अदर जो दो बल्ब हैं उनका भी ब्राइटनेस क्या रहेगा, आफ्टर फ्यूजिंग B3 सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब इज 1.5, यानी अगर हम यहाँ पर हमारे पास दे दिया गया है जो B1 का जो पावर है वो 1.5 वॉट है और ये सारे बल्ब का है क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। हाउ मच रीडिंग ऑफ द एमीटर सो व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स आर ग्लो साइमल्टेनियसली, यानी अगर तीनों बल्ब एक साथ अगर जल रहे होंगे तो एमीटर का क्या रीडिंग रहेगा, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो भाई, अगर हमारे पास पावर दिया गया है और ये हमारे पास पैरेलली कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट पावर आएगा, इक्विवेलेंट पावर चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए P इक्वल टू P1 प्लस P2, जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस लगे हुए हैं उनको एज इट इज क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट पावर क्या बन जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी इक्विवेलेंट पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 3 यानी 4.5 वॉट। अब P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा P बाई V और 4.5 डिवाइड बाई 4.5 यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 1 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अगर इसके साथ साथ और भी कोई थ्योरी वगैरह एडअप होता तो कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ से ही सॉल्व हो जा रहा है। अगर इसके साथ कोई केस स्टडी दिया भी होता, कोई और थ्योरी पार्ट दिया भी होता तो वो भी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, थ्योरी आपकी अच्छे से तैयार है, सारे फॉर्मूले आपको लर्न है, तो केस बेस्ड स्टडी आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनरली क्या होते हैं, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है बट जनरली क्वेश्चंस क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है सर्किट का। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, एक बार हम लोग देखते हैं। सर्किट हमारे पास ये दिया गया था पावर 1.5, तो इक्विवेलेंट पावर हमारे पास क्या बन गया था 4.5। ठीक है, तो पावर हमारे पास कितना आया था 4.5 वॉट, वोल्टेज हमारे पास कितना दिया था 4.5, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास V स्क्वायर बाई P हो जाएगा, तो यानी 4.5 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 4.5, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5 ओम आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास ट्रिकी लग रहा है। हाउ मेनी रेजिस्टर्स ऑफ 88 वॉट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरिंग 10 एम्पियर करंट ऑन ए 22 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रेजिस्टर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारे पास रेजिस्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि हमारे पास पावर दिया गया है,
88 वॉट का और पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर एक रजिस्टर के क्रॉस 220 वोल्ट ही आएगा। तो यहां से हमारे पास एक का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई, यही सेम फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं दोबारा से यूज करते हैं, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई पी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई 88, तो ये हमारे पास 22 1 जा 22, 4 जा 4, 1 जा 4, 55 टाइम्स, यानी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 550 ओम आ जाएगा। ठीक है, यानी एक रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 550 ओम। अब हमारे पास सप्लाई कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं और करंट इसके करस्पॉन्डिंग कितना चाहिए 10 एम्पियर। तो यहां से हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आएगा R इक्वल टू हमारे पास 220 डिवाइड बाई 10 जो कि हमारे पास होगा 22 ओम। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए आना चाहिए, ये हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इतना टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए सर्किट का अगर 220 वोल्ट लाइन से हमें क्या चाहिए 10 एम्पियर करंट निकलवाना हो। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास दिया हुआ है R इफेक्टिव की वैल्यू डिवाइड बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल में ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी R अपॉन R इफेक्टिव। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा n की वैल्यू R अपॉन R इफेक्टिव। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, R की वैल्यू हमारे पास आया है 550 और इफेक्टिव हमारे पास 22। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा हमारे पास ये 11 5 जा 11 2 जा 50 अपॉन 2 यानी 25, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी 25 रजिस्टर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें कितना चाहिए 10 एम्पियर करंट चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे टैकल करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो हमारे पास फिफ्थ केस स्टडी क्या है, इसमें भी हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। तो सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दो एमीटर लगे हैं A1 और A2 लगा हुआ है और दो हमारे पास रजिस्टर है 8 ओम का, एक 4 ओम का सीरीज में लगा हुआ है और 8 वोल्ट की हमारे पास क्या है बैटरी है। मूव करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। अब इसमें अगर इफेक्टिव बोल दिएगा तो ये नहीं कि सारा का सारा रेजिस्टेंस ऐड कर दो, क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ना है, एनालाइज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया कि 8 ओम रजिस्टर के क्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो 8 ओम के क्रॉस क्या हो जाएगा, सिंपली पैरेलल में कनेक्टेड है तो आरपी की वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। यानी यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन 4 ओम हमारे पास क्या होगा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। अब अगर हमें करंट निकालना है 4 ओम के क्रॉस, ठीक है 4 ओम के क्रॉस हमें करंट निकालना है, तो बेसिकली ये जो जितना करंट ड्रॉ होगा बैटरी से, जितनी भी करंट निकलेगी बैटरी से वो सारी की सारी 4 में जाएगी, क्योंकि 4 ओम क्या है बैटरी के साथ सीरीज में लगा हुआ है। फिर यहाँ पर 8 ओम में आके क्या होगा डिवाइड होगा। तो अगर हमें करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4, और 4 में सीरीज में ये 4 ओम है, सीरीज में 4 ओम है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 4 यानी 8 ओम। 8 ओम हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओम्स लगाते हैं, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 8 है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 है, यानी कि क्या आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एम्पियर, करेक्ट ऑप्शन। आंसर इसका क्या होगा 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर हमारे पास करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर करंट जा रहा है, यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जब भी हमें किसी पार्टिकुलर रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है वहां पे अगेन हम ओम्स लॉ लगाते हैं, कितना करंट उसमें पास हो रहा है मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V4 अगर हमें V मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं उसको 4 ओम के क्रॉस, तो I × R1 और I की वैल्यू 1 और वैल्यू क्या है 4, तो यानी क्या हो जाएगा 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा किसके क्रॉस, ये हो रहा होगा 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। पावर डिसिपेट करने के लिए क्या, पावर का फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हैं,
P इक्वल टू हमारे पास हमें करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो हम लोग I स्क्वायर इंटू आर लगाते हैं, I स्क्वायर इंटू आर। तो I की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर और ये वैल्यू क्या है 4, यानी क्या आ जाएगा 4 वॉट हमारे पास पावर डिसिपेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग केस बेस्ड स्टडी को करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। अगर वो चारों क्वेश्चन इजिली क्या हो जा रहे हैं, पढ़ के ही हो जा रहे हैं, जो हमारे पास पैराग्राफ है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक कि हमारा कोई क्वेश्चन उससे फंस ना रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे के जो वीडियोस हैं, अपकमिंग वीडियोस भी आपको क्या हो, मिलते रहे टाइम पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।